हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन का लास्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन किसको बोलते हैं उसको हम देख लेते हैं। इफ f a to b is any function and g c to d is any other function, then GOF A to D is called composition of function। मतलब इस तरीके से अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो उन दो फंक्शंस का कंपोजिशन FO GOF भी निकाल सकते हैं हम लोग FOG भी निकाल सकते हैं, हम GOG भी निकाल सकते हैं और FOF भी निकाल सकते हैं। ये है क्या, इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक कंडीशन चलेगी जो आपको हमेशा आगे तक याद रखनी है। दैट कंडीशन इज, मैं DOR लिखता हूँ हमेशा। जो राइट साइड में जो फंक्शन होता है उसकी रेंज, यानी कि रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। अगर रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट है तभी वो फंक्शन का कंपोजिशन हम डिफाइन कर पाएंगे। अगर नहीं है तो हमें उसके रेंज को उसके अंदर रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तब हम GOF को डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं इनके एक्सप्लेनेशन अभी आगे दूंगा मैं आपको, अभी हमें NCERT में इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझा रहा हूँ। आपको अगर दो फंक्शंस ऐसे दे रखे हैं A, B और ऐसे C, मान लो कि यहाँ से यहाँ डिफाइंड आपको फंक्शन f है, यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइंड आपका g है। ये हम इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम C मान लेते हैं। यहाँ आपको दे रखा है A B C D, यहाँ आपको दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ पे दे रखा है आपको एप्पल, बॉल, कैट, डॉग। स्टूडेंट्स, ये दोनों फंक्शंस आपको गिवन है ऑलरेडी पहले। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कैसे गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन में दिस इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है f a to b इस तरीके से डिफाइंड है कि f ऑफ a इक्वल्स टू उसने 4 लिखा हुआ है, f ऑफ b इक्वल्स टू इसने 3 लिखा हुआ है, f ऑफ c इक्वल्स टू आपको 2 लिखा हुआ है और f ऑफ d इक्वल्स टू आपको 1 लिखा। मान लेते हैं इस तरीके से आपको दिया हुआ है। सिमिलरली ये भी गिवन है आपको गिवन क्या है, आपको गिवन G B to C भी आपको गिवन है। तो आपको दिया हुआ है G ऑफ 4 आपको दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है स्टूडेंट, G ऑफ 3 आपको दिया हुआ है, बॉल, G ऑफ 2 आपको दिया हुआ है, कैट, एंड G ऑफ 1 आपको डॉग दिया हुआ है। G ऑफ 1 आपको डॉग दिया हुआ है। ये दोनों आपको गिवन है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं GOF। याद रखना, FOG नहीं, GOF। और ये कहां से कहां डिफाइंड होगा स्टूडेंट्स, हमेशा जो लास्ट में फंक्शन होता है उसका हमें डोमेन लेना पड़ता है A, और जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है उसका हमें कोडोमेन लेना पड़ता है। अभी किस्मत से हर एक फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रेंज है। इस फंक्शन की कोडोमेन रेंज के इक्वल है, उस फंक्शन की कोडोमेन भी रेंज के इक्वल है।
अब हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो ये फंक्शन कैसे निकलेगा, क्योंकि ये फंक्शन आपको गिवन है, इसके बेसिस पे हम इस फंक्शन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए के सारे एलिमेंट लेने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्या होगा, जी ओ एफ, ए का फर्स्ट एलिमेंट मैंने ए ले लिया, पहले ऐसे लिखते हैं हम एलिमेंट को, फिर ओ यहां से गायब हो जाएगा, जी एक ब्रैकेट लगाएंगे, एफ ऑफ ए आ जाएगा स्टूडेंट। एफ ऑफ ए की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ 4 आ जाएगा। 4 जो आपको दिया हुआ है वो क्या गिवन है, दैट इज एप्पल। तो ये नया फंक्शन आया है जिसको आप एच एक्स भी बोल सकते हैं, जी ओ एफ को। अगेन क्या आएगा, जी ओ एफ ऑफ ए की जगह हम बी ले लेते हैं, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ बी आ गया स्टूडेंट। तो दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ बी कितना गिवन है, एफ ऑफ बी आपको 3 गिवन है, और जी ऑफ 3 आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज बॉल दिया हुआ है, तो ये बॉल आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आएगा जी ओ एफ ऑफ सी। अगर हम सी की बात करेंगे तो यहाँ अगले स्टेप पर ओ हट जाता है, दैट इज जी ब्रैकेट में एफ ऑफ सी लिखेंगे, दैट इज एफ ऑफ सी कितना आ गया आपके पास में, एफ ऑफ सी 2 आ गया। तो जी ऑफ 2 कितना आ गया, दैट इज कैट। अगेन जी ओ एफ ऑफ डी की अगर हम बात करें तो जी ऑफ एफ ऑफ डी आ गया स्टूडेंट। एफ ऑफ डी आपको 1 दिया हुआ है, और जी ऑफ 1 जो आपको स्टूडेंट वो क्या दिया हुआ है, दैट इज डॉग। तो स्टूडेंट ये हमने फंक्शन का कंपोजिशन किया है। अभी जो है सिंगल सिंगल एलिमेंट देके मैं आपको कंपोजिशन करवा रहा हूं। अब मैं आर टू आर जाऊंगा। एक चीज आपको अभी भी ध्यान रखनी है जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज डी ओ आर। मैं वर्ड यूज करता हूं डर, यानी कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अभी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आगे कुछ लेक्चर्स में मैं आपको इनके एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस दूंगा। क्वेश्चन, इफ एफ आर टू आर given by f of x is equals to x square and g r to r given by g of x, इस साइड लिख देते हैं, g of x is equals to sin x, then find FOG, GOF, FOF, GOG। ये सारे के सारे फाइंड आउट करके आपको बताने हैं। हमने भी केवल जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो GOF था, मैंने सारे पार्ट यहाँ बता दिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें GOF से शुरू कर लेते हैं। अगर मुझे GOF, ये अब जनरलाइज हो गया है, हम 1 2 3 4 ABCD एलिमेंट लिख के हम नहीं कर सकते, हम पूरा जनरलाइज कर रहे हैं, पूरे बड़े डोमेन के अंदर हम इस फंक्शन को कंपोजिट करके देख रहे हैं इसको। अगर मैं आपसे बात करूं कि GOF कैसे निकालेंगे, तो वही मैं आपसे बात करूंगा जो अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था, दैट इज डर। आपको एक चीज क्लियर, रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी क्या है, रियल नंबर है, तो हमें चेक ही करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा सबसेट हो गई। और रेंज ऑफ एफ आपको पता है, अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूंगा तो इसकी रेंज मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को पता है, दैट इज 0 से लेके इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज इस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का सबसेट होगी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, आगे अगर हम आएंगे तो उसको आगे देख लेंगे। इसमें सबसे पहले स्टेप में लेंगे हम x। अब क्योंकि अब यहाँ 1 2 3 4 तो नहीं रख सकते हम, ये ABCD तो नहीं रख सकते, तो उसमें मैंने x लिखा है। अगले स्टेप आपको पता है कि O यहां से हटेगा, दैट इज G ब्रैकेट f ऑफ x आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप f ऑफ x की वैल्यू पहले लिख दो, कोई इशू नहीं है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। अगर f ऑफ x पहले लिखेंगे आप, तो f ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको f ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर, तो आपको x स्क्वायर दिया हुआ है स्टूडेंट। आप क्या कर सकते हैं, आप फंक्शन में पुट करेंगे, जहां x था वहां x है, अगर यहाँ x स्क्वायर आएगा तो साइन x स्क्वायर आएगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन x स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट। इसको ऐसे भी कई बार हम कर सकते हैं, g ऑफ, जैसे आपको f ऑफ x दे रखा था, आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हो पहले आप,
और बाद में एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ, वो आपका एक्स स्क्वायर आएगा। दोनों तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये एक नया फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर आपके पास में आ गया। अगला फंक्शन मैं लिख रहा हूं एफ ओ जी, फाइंड आउट करते हैं हम लोग स्टूडेंट। सेम वही डर पहले हम लिखेंगे, या मतलब अभी इतना बहुत ज़्यादा आपको इसकी टेंशन नहीं कर रही। रेंज ऑफ जी, जी की रेंज क्या आएगी आपको पता है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्लियर होगा सभी को स्टूडेंट। रेंज -1 से लेके 1 है, ये इसकी रेंज है, और f का डोमेन का सबसेट डेफिनेटली होगा, तो इसलिए इसे मुझे चेक करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मैं एफ ओ जी एक्स निकाल रहा हूँ तो वही है, o यहाँ से हटेगा, पहले एफ ब्रैकेट में आएगा g ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू फंक्शन के अंदर आपको पता है एफ एक्स, कि भाई यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ जी एक्स है, तो क्या लिखेंगे हम g ऑफ एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट। अगर ये होल स्क्वायर लिखा है तो आपको पता है जी एक्स क्या है, साइन एक्स है, दिस इज साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब एफ ओ एफ क्या होता है वो समझना है, तो एफ ओ एफ अगर हम निकालेंगे दैट इज एफ ओ एफ ऑफ एक्स। सेम वही डर की हम बात करेंगे तो रेंज ऑफ एफ आपको पता है उसके डोमेन का सबसेट ही होगी। अगले स्टेप पे बात करेंगे एफ ऑफ ओ हट जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू एफ में एफ एक्स डाल रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ एफ एक्स है, ये एफ एक्स आएगा, दैट इज एफ एक्स का होल स्क्वायर। एफ एक्स आप जानते हैं कितना दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे दैट इज एक्स की पावर 4। तो ऐसे हम कर सकते हैं। सिमिलरली जी ओ जी अगर हम निकालेंगे, जी ओ जी में ऐसे करेंगे, जी ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। यहां अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आएगा साइन ऑफ जी एक्स, क्या है आपका पास में, दैट इज साइन एक्स। ये आपके पास में फंक्शन जी ओ जी एक्स आ गया। स्टूडेंट जब आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो किस तरीके से कंपोजिट करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और बता रहा हूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ एक्स फाइंड आउट करिए, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कितने ही ज्यादा फंक्शंस आ जाए, अल्टीमेटली तो ये एक ही फंक्शन है, तो इसलिए इससे कभी भी कोई घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम दो तो हम निकाल ही चुके हैं, तो इसको मैंने पहले भी बोला आप इसको एक नया फंक्शन एच एक्स मान सकते हैं स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इन 4 के प्लेस पे पहले हम 3 ले लेते हैं। 3 अगर हम लेंगे तो कैसे लिखेंगे, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, हमें ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो ये फंक्शन मैं जानता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच एक्स लिख सकता हूं स्टूडेंट, क्योंकि एफ ओ एफ एक्स जो ये पार्ट है इसको हम एच एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो गया। तो यहां आएंगे कितना आएगा, एफ ओ एच ऑफ एक्स आ गया स्टूडेंट। ये तो हम बहुत अच्छी से जानते हैं, आप वो डर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रेंज इसका जो डोमेन है वो आपको पता ही है, वो ऑल रियल नंबर से, इसको चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगले स्टेप पर आप इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स लिखेंगे स्टूडेंट। अब आपको पता है कि एच ऑफ एक्स क्या है, आपको पता है दैट इज एक्स की पावर कितना है, 4 है। मैंने पहले लिख दिया, आप बाद में लिखें कोई इशू नहीं है। ये वापस उसी फंक्शन में पुट करना है, या एक्स के प्लेस पे एक्स की पावर 4 आया है तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो x था तो x का स्क्वायर किया, x की पावर 4 था तो x की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, x की पावर 8 आ गया स्टूडेंट। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आप इसके बाद में इस वाले फंक्शन को हम वापस एक नया फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि अब हमको क्या निकालना है, एफ ओ एक्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो अब इस 3 वाले को नया कुछ फंक्शन मान लेते हैं, ये जो दे रखा है आपको, इसको हम मान लेते हैं आर एक्स। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे स्टूडेंट, एफ ओ आर ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ ब्रैकेट में आर एक्स। अब आर एक्स आपको पता है कितना है, दिस इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स की पावर 8 है स्टूडेंट। एफ ऑफ एक्स की पावर 8 अगर आपको दे रखा है तो आप वापस फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की पावर 16।
तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे हम फंक्शन में चाहे 3 बार पूछे 4 बार पूछे, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। और क्वेश्चन का जो रूप आपको जितना बड़ा दिखाई देता है, अगर किसी बच्चे का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। ये पार्ट यहां पे खत्म होता है। हम इसके बाद आगे के पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो हम इसके बाद में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है जो हमको पढ़ना है, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसके बारे में हम सोचते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ ए टू बी इज अ bijective function, then there exist g of g b to a which is called inverse of fx and also denoted by f inverse b to a। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो g of x है वो उस फंक्शन का इनवर्स है, तो f इनवर्स x भी हम उसको लिख सकते हैं। अब यहां पे मैंने आपको क्या लिखा है, एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट जी एक फंक्शन है, वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा और उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। कंडीशन क्या है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये साथ में इंक्लूडेड है, और जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, अगर ये है आपके पास में, तो वो जो फंक्शन g है वो इसका इनवर्स कहलाएगा स्टूडेंट। अब जो मैंने यहां पे आपको लिख दिया है, मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर भी कराया हुआ है, मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी कराया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप लोगों को वापस उसी जगह लेके जाना चाह रहा हूं ताकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएं। मैं आपके सामने सबसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली चीज है कि ये इसने क्या बोला है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। दूसरा, अगर g उसका इनवर्स है तो वो b टू a होना चाहिए। अब अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये पॉइंट क्लियर है कि इसकी जो कोडोमेन है उसकी रेंज के इक्वल है, और ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये बाइजेक्टिव फंक्शन पुराना जो हमने पढ़ा था वो है। अगर ऐसा gx मौजूद है कि f ऑफ gx करे और वो x दे दे, तो ऐसा जो gx होगा वो उस fx का इनवर्स कहलाएगा। उसको निकालने के लिए हम इस मेथड को भी यूज करेंगे और हम दूसरे मेथड से भी उसको इनवर्स निकालेंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने नंबर सिस्टम से समझाया था आपको कि कोई नंबर 2 दे रखा है, रूट में 5 दे रखा है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वो 2 मिले और वो रूट 5 ही मिले। तो स्टूडेंट सभी को पता है कि यहाँ पे 1 होगा, और 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर मैंने स्टूडेंट आप लोगों से एक बात की थी कि अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो क्या करूंगा, मैं 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, तो वो उसका इनवर्स कहलाएगा। यानी कि आपको पता है कि 1/2 1/2 2 का इनवर्स है, 2 1/2 का इनवर्स है। ऐसा एलिमेंट जब किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी दे तो उसको हम उसका इनवर्स कहते हैं। सिमिलरली यहां फंक्शन के अंदर भी ऐसा ही है स्टूडेंट। अभी इसके बाद एक पार्ट और बता रहा हूं मैं आपको, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, भी क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। 1/2 इंटू 2 करोगे तब भी 1 आना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, वहां पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है। आपको पता होगा कि A या B एक मैट्रिक्स है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको A ही मिले और B ही मिले, तो आपको पता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उससे मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा।
अब आपको ये भी पता है कि हम इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अगर किसी एक मैट्रिक्स ए को उसके ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका इन्वर्स कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ कंपोजिशन आया है कि ऐसा फंक्शन कि उसको किसी ऐसे फंक्शन के साथ में कंपोजिट करें कि आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, क्योंकि fx इज इक्वल टू एक्स, ये ix इज इक्वल टू एक्स एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फंक्शन है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा तो वो फंक्शन उसका इन्वर्स, हर चीज बिल्कुल बेसिक्स से जुड़ी हुई है, और अगर इस बेसिक्स से कोई बच्चा पकड़ के जाता है तो कंपटीशन फिर उसके लिए दूर नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टेप जो मुझे बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग क्या है एक्चुअली में, बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या, और क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे हम डिस्कशन में अगर हम लेके आते हैं तो मैं दो फंक्शंस आपके सामने एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ। एक फंक्शन मैंने ले लिया स्टूडेंट a to b दे रखा है आपको, ये f दे रखा है, यहाँ 1 2 3 4 दे रखा है, यहाँ दे रखा है a b c d e स्टूडेंट दे रखा है। इसको 1 को b से मैप कराया, 2 को a से कराया, 3 को c से कराया, 4 को e से कराया। अब आप अगर f इनवर्स निकालेंगे स्टूडेंट तो f इनवर्स क्या करना पड़ेगा आपको, b to a निकालना पड़ेगा, यानी कि a b c d e 1 2 3 4 ऐसे करना पड़ेगा। तो a को मैप कराएंगे आप, a को मैप कराएंगे आप 2 पर, b को मैप कराएंगे 1 पर, c को मैप कराएंगे आप 3 पर, और e को मैप कराएंगे आप 4 पर। d आपका खाली रह गया। क्या ये फंक्शन है? b to a अगर हम बात करेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट d ऐसे ही छूट गया है, जिसकी वजह से हम इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते। अगर हम इसका d हटा देंगे तो ये इस फंक्शन का इनवर्स निकल जाएगा, लेकिन b to a उसका वो इनवर्स नहीं होगा। ऐसे एलिमेंट्स आपको दिए नहीं होंगे। फंक्शन आपके fx इज इक्वल टू log x प्लस 3x दे रखा होगा, fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x दे रखा होगा, fx इज इक्वल टू, मतलब फंक्शन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होंगे कि 1 2 3 एलिमेंट चेक करके आप नहीं दे सकते हैं। तो जनरल एक कंडीशन बनाई हुई कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 on 2 होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका कोडोमेन, उसका रेंज हो जाएगा, कोडोमेन उसका डोमेन हो जाएगा, और वो जो डोमेन है उसका वो रेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हम इनवर्स रिलेशन में ये बात करते थे, सेम ऐसे ही यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के अंदर भी हम बात करेंगे। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन था, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन था, बट ऑन टू नहीं था, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब मैं एक दूसरा फंक्शन लिख रहा हूं जो ऑन टू है पर 1 1 नहीं है, उसका इनवर्स क्यों पॉसिबल नहीं होगा उसको भी हम देख लेते हैं। एक हमने ऐसा a ले लिया, एक हमने ऐसा b ले लिया, ये फंक्शन ले लिया, दैट इज a, ये f, ये b स्टूडेंट। यहाँ 1 2 3 4 हो गया, ये a b c, आपको ये d या c तक ही रहने देते हैं इसको स्टूडेंट। आप देखिए 1 को b पे मैप कराइए, 2 को c पे कराइए, 3 को a पे कराइए, 4 को c पे कराइए। अब देखिए आप f इनवर्स अगर आप लिखेंगे तो पहले आप ये वाला सेट लिखेंगे तो कितना आएगा, a b c, यहाँ कितना आएगा 1 2 3 4। a को किस पे मैप कराएंगे, a को 3 पे कराएंगे, b को 1 पे कराएंगे, c को किस पे कराएंगे, c को 2 पे कराएंगे, और c को किस पे कराएंगे, c को 4 पे कराएंगे। तो एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से जुड़ेगा तो भी फंक्शन नहीं होता है, दैट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस वाले पार्ट का अगर फंक्शन, ये कैसा है आपको पता है, ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ये कैसा था 1 1 इनटू फंक्शन था। तो इन दोनों फंक्शंस का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं, अगर 1 1 ऑन टू होगा, मेरे ख्याल से आप लोग अंडरस्टूड कर गए होंगे, ये अगर 1 1 ऑन टू होगा तो उस फंक्शन का हम इनवर्स क्यों निकाल सकते हैं। ये a to b दे रखा है फंक्शन, ये f दे रखा है, यहाँ 1 2 3 4 दे रखा है, ये a b c d दे रखा है। तो 1 को b पे मैप कराओ, 2 को c पे कराओ, 3 को d पे मैप कराओ, 4 को a पे कराओ। अब आप इसका इनवर्स लिख लीजिए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, a b c d 1 2 3 4। अगर आप देखेंगे तो a को किस पे मैप कराना है, 4 पे कराना है, b को किस पे मैप कराना है, 1 पे कराना है, 3 को किस पे मैप कराना है, c को किस पे मैप कराना है, 2 पे कराना है, बाकी d को किस पे कराना है, 3 पे। ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, लेकिन ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास जो बेसिक और नेसेसरी जो कंडीशन है वो ये है कि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन का
बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है, उस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना बहुत जरूरी है। अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो उस फंक्शन का हम इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने दो मेथड्स रख रहा हूं और उसके बाद में आप एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद दो एग्जांपल्स और दे रहा हूं, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कुछ जो मेरी डीपीएस की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को जरूर मैं आप लोगों को एक लेक्चर के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा ताकि आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटे। A function f r to r is f of x is equal to 2x plus 3, then find its inverse। तो आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करिए। तो दो मेथड से इसको मैं क्लियर कर रहा हूं स्टूडेंट। ये आपको पता है कि ये लीनियर फंक्शन है, ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन ही होगा, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मिलेगी और हर एक राइट हैंड साइड इसकी रेंज जो होगी वो -∞ से ∞ है। तो कोडोमेन इसका -∞ से ∞ है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया। दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, हेंस इट्स इनवर्सेस एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्ट करेगा इनवर्स। तो एक्चुअली में क्या करना पड़ता है आपको, जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है आपको उसको y मानते हैं fx को और दैट इज 2x plus 3 लिख लेते हैं और x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप y इज इक्वल टू fx लिखते हो स्टूडेंट तो इसको इधर लेके जाओगे तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x कहलाता है, वो उधर जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x आ गया स्टूडेंट। तो y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x आ गया स्टूडेंट। x क्या है आपका f इनवर्स y, तो y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू f इनवर्स y। इट मीन्स f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 आ रहा है आपके पास में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये फंक्शन का इनवर्स आ गया है। नेक्स्ट आपके पास में आप लेट करेंगे कि लेट g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो मैं हमेशा लिखता हूं f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x g o f ऑफ x, दोनों तरफ से लिख लेता हूं। क्वेश्चन की जो डिमांड होती है इस हिसाब से काम करता हूं। मुझे पता है कि fx मुझे दिया हुआ है, इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि g में अप्लाई कर नहीं पाऊंगा, तो इन दोनों पोर्शंस को लेके चलता हूं। अगले स्टेप पर o हट जाएगा स्टूडेंट, दैट इज g ऑफ x आएगा इज इक्वल टू x होगा। आपको पता है यहां पे पुट करना है उसको, दैट इज 2 ऑफ g ऑफ x प्लस का 3 इज इक्वल टू x, तो 2 ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस का 3 और g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट x माइनस 3 अपॉन 2। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये इस फंक्शन का इनवर्स है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने इनवर्स के बारे में भी जान लिया कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। बाकी इसकी कुछ टिपिकल कुछ वैसी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में डेफिनेटली डिस्कस करके बताऊंगा। चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फंक्शन में मुझे कम से कम 10 से 12 लेक्चर देने पड़ेंगे 1-1 घंटे के, तब जाके आपको फंक्शन क्लियर होगा कि फंक्शन है क्या एक्चुअली में। लेकिन अभी हम लोग इसके अगले टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निपटा लेंगे। आफ्टर दैट हम डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद वापस से फंक्शंस के मैं लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूंगा स्टूडेंट। दैट्स ऑल स्टूडेंट।